अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा शौहर मौलवी था। हमारी शादी को पूरा साल हो चुका था, मगर उसने अभी तक मेरे साथ इज़्दवाजी ताल्लुक कायम नहीं किया था। जब सामने जाती तो कहता नकाब कर लो, मगर अब मुझे जवानी तंग करने लगी थी। एक दिन शौहर नमाज फजर के लिए उठा तो मुझे बुरी हालत में सोए हुए देखा तो शादी की पहली रात मैं पूरी बर्फ की मानद ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठे मेरे शौहर की तेज नजरें मुझे अपने वजूद के अंदर पेवस्त होती महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, क्या बात है अनीला, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? मैंने लरजती पलकों से उसे देखा था। अपने आंसू में जबत कर रही थी। मेरे होंठ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। वो बड़े सख्त और गुस्सीले लहजे में मुझसे पूछ रहा था। मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझसे धाड़ते हुए पूछा, अनीला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? इसके इस तरह के इस्तफसार पर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं रोने लगी, लेकिन शायद सामने वाला पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बिना बख्शेगा नहीं। ये रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे इनकार की वजह क्या है। अगर तुम ये सोच रही हो कि आज की रात मैं तुम्हारे 4 आंसू देखकर बर्बाद कर दूंगा, तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दो। ये कहकर उसने मेरा सर्द हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में लिया जो बुरी तरह से कपकपा रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वह मेरे और भी करीब आ गया। क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मेरी पसंद के अरूसी लिबास को पहने, खुद को मेरे लिए सजाए, मेरे ही कमरे में बैठी तुम मुझसे मेरे सब का इम्तिहान बिना किसी वजह के मांगोगी तो मैं क्यों ये सब कुछ तुम्हें करने दूंगा? मैं फरिश्ता नहीं हूं अनीला कि जो लड़की मेरे हक में हर तरह से जायज हो चुकी हो उसे यूं सजा संवरा बस देखकर जी जिलाता रहूं। मैंने तो बड़ी मुश्किल से वक्त काटा है। हर रोज तुम्हारी संगत के ख्वाब देखे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अलियास का लहजा मखमूर होने लगा था। वो मेरे चेहरे की जूटी लट को पकड़े बड़ी वारफ्तगी से मुझे देख रहा था। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया। जितना वो आज बेताब नजर आ रहा था, मेरे लिए उसे रोकना और भी कठिन इम्तिहान बनता जा रहा था। लेकिन मैं भी मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर मेरा वो राज इलियास जान जाता तो मेरी जान ले लेता, मुझे तलाक दे देता। इलियास ने जेब से रोनमाई का तोहफा निकाला था। सोने की चेन थी जिसे पहनाते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरे गले पर सफर करने लगी थी। एक करंट था जो मेरे पूरे वजूद में लगा था। मैंने झट से उनका हाथ पीछे झटक दिया और खुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें इलियास, मुझे बस 1 माह का वक्त दे दें। मैंने सवालिया लहजे में कहा, वजह बताओ मुझे, वरना मैं जबरदस्ती भी तुमसे अपना हक वसूल कर लूंगा तो मुझे कोई सवाल नहीं करेगा। वो भी शायद ठान कर बैठे थे कि मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी कुर्बत मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाली थी वो मैं जानती थी, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सकती थी। जैसे जैसे वो मेरे करीब बढ़ रहे थे, मेरी हालत गैर होने लगी थी। मैं इस कदर बदहवास और परेशान थी, वहीं बेहोश होकर बेड पर गिर गई। मेरे कानों में अलियास की आवाजें गूंज रही थीं। वो मुझे अनीला अनीला पुकार रहे थे, मेरे बाजू हिला जुला रहे थे। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं यूं होशो हवास खो बैठूंगी। शायद मैं होशो हवास से गाफिल हो रही थी, या फिर ये उन मेडिसिन का असर था जो निकाह के बाद अपनी वालदा की बातें सुनकर मैंने खाई थी। मैं नहीं जानती थी कि जो इंकशाफ मेरी माँ ने मुझ पर किया था, मैं चाहकर भी अपने शौहर को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। यह भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द था। नहीं, मुझे बेहद पसंद थे। ये बात भी नहीं थी कि माजी में मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया था कि मुझे उसके राज के खुल जाने का डर था। बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो मसला मेरे साथ था वो शायद ही किसी लड़की के साथ हो। बहरहाल जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में थी। मेरी सास और इलियास मेरे सराहने परेशान खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा, ये अब बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। कुछ ही देर में मैं घर आ गई। मेरी सास मुझे आराम का मशवरा देकर मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अब भी इलियास के कजन्स मौजूद थे। शादी वाला घर था, मेहमानों का होना तो लाजमी सी बात थी। मुझे उनके कजन्स की बातों की आवाजें आ रही थी।
جو الیاس سے مذاق کر رہے تھے کہ ایک ہی رات میں ایسا بھی تم نے بیوی کے ساتھ کیا کر دیا کہ بیچاری بے ہوشی ہو گئی۔ ارے نازک سی لڑکی تھی، پیار محبت سے کام لینا چاہیے تھا۔ گو کے لڑکوں کی بے باک زبانوں کو تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ نہ جانے وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے۔ مجھے اپنے اندر شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میری وجہ سے الیاس سب کے سامنے خفت اٹھا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اب 4 دن کمرے کا رخ مت کرنا، اور کوئی میری ساس سے کہہ رہا تھا آپ خود دلہن کے پاس رہیے گا، کہیں الیاس کی شکل دیکھ کر دلہن پھر سے نہ بے ہوش ہو جائے۔ ہنسنے اور کہے لگانے کی آوازیں مجھے اپنے ہی نظروں میں گرا رہی تھیں، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ اگر اصل وجہ شوہر کو بتا دیتی تو طلاق دے کر دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیتا۔ اگر کچھ بھی نہ بتاتی تو رشتہ قائم ہوتے ہی وہ جان جاتا کہ میں کس دوہری اذیت سے گزر رہی ہوں۔ چند دن تک میری ساس ہی میرے پاس آتی رہی، مجھے کھانا بھی وہی کھلاتی رہی۔ بہت نرم دل خاتون تھی، اچھی اور محبت کرنے والی۔ مہمان بھی جا چکے تھے، میری طبیعت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی، اس لیے میں نے خود ہی کچن کے کام سنبھال لیے تھے۔ حالانکہ میری ساس نے مجھے بہت منع کیا تھا۔ الیاس بہت چپ چپ سے تھے، کھانے کے دوران بھی مجھے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ میرے سسرال میں بس میری ساس اور شوہر ہی رہتے تھے۔ الیاس میری ساس کی اکلوتی اولاد تھے۔ ویسے تو سب مہمان جا چکے تھے، لیکن میری ساس کی بھتیجی ابھی یہیں تھی۔ عمر میں وہ میرے ہی برابر کی تھی۔ اس کے BA کے پیپرز ہو چکے تھے، اس لیے وہ مہینہ یہاں رہنے کے ارادے سے آئی تھی۔ خوبصورت بھی تھی۔ جو بات مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ الیاس سے بہت بے تکلف تھی۔ وہ الیاس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ اسے بس لیے دیے ہی جواب دے رہے تھے۔ ان کی نظریں تو مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ زبان سے مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کی نظریں جو کچھ مجھ سے کہہ رہی تھی میں جان کر بھی انجان بن گئی تھی۔ رات کو میں کچن کے کام نپٹا رہی تھی۔ میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ان کی بھانجی بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ الیاس آج کل ڈرائنگ روم میں ہی سو رہے تھے، کیونکہ ارسل کے چھوٹے سے فلیٹ میں بس 2 ہی کمرے تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ میں ابھی برتن ہی دھو رہی تھی جب مجھے کسی کی بےتاب نظروں نے الجھنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو الیاس بالکل میرے پیچھے کھڑے تھے۔ کہنے لگے نیند نہیں آ رہی، سر میں درد ہے، مجھے 1 کپ چائے بنا دو انیلا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ چائے کا کہہ کر باہر چلے جائیں گے۔ میں کچن کے کام کے وقت دوپٹہ کچن کے دروازے پر لٹکا کر ہی کام کرتی تھی، کیونکہ اس وقت کچن میں اکیلی ہوتی تھی۔ پھر گھر پر کوئی دیور جیٹھ اور سسر بھی نہیں تھے۔ لیکن الیاس یوں اچانک سے کچن میں آ جائیں گے اور میرے پاس کھڑے ہو جائیں گے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب میں نے انہیں یوں ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو سبکی سی محسوس ہونے لگی۔ لیکن کچن کے دروازے کے پاس وہ کھڑے تھے، بالکل وہیں پر دوپٹہ بھی تھا میرا۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد چائے بن جائے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ رات 11 بجے سوئی گیس بہت ہلکی ہو جاتی تھی۔ 1 کپ چائے بھی 15-20 منٹ سے پہلے نہیں بنتی تھی، اور 20 منٹ یوں یہاں کھڑے ہونا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں بار بار الیاس کی نظروں سے الجھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو سی باہر تھیں۔ انیلا، تمہارے بال بہت لمبے اور حسین ہیں، میں نے تو آج غور کیا ہے۔ وہ 2 قدم میری جانب بڑھ چکے تھے۔ کچن تھا بھی چھوٹا سا، اس لیے میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ جانتی ہو، میں نے جب تمہیں پہلی بار اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا، تمہاری مسکراہٹ سے تمہارے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے میرا دل ہی مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں جب تک اس مسلسل شادی کے فنکشن میں موجود تھا، میری نظریں تم پر تھیں، بس وہیں پر اپنا دل تم پر ایسا ہارا کہ جب تک رشتہ پکا نہیں ہو گیا میرا سکون چین تو جیسے مجھ سے چھین ہی گیا تھا۔ یہ کہتے وہ میرے اور بھی قریب آ گئے۔ میں پیچھے شیلف سے جا لگی تھی۔ الیاس پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے اپنا دوپٹہ لینا ہے۔ میں نے اپنے ماتھے پر نمودار ہوتے پسینے کو صاف کیا تھا۔ کیوں؟ یہاں کوئی غیر ہے نیلا جس سے تمہارا پردہ ہے؟ میاں بیوی تو ویسے بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی ہے۔
जानती हूँ क्यों? इलियास बहुत नर्म लहजे में मुझे बता रहे थे, लेकिन मेरी हालत फिर से गैर होने लगी थी। इससे पहले कि वो चेहरे को अपने हाथों में लेते, मैंने उन्हें पीछे धक्का दिया और किचन से बाहर निकल गई। तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं कैसे इलियास की बढ़ती हुई जिसारतें रोक सकती थी? वो अपनी जगह जायज थे, लेकिन जिस मुश्किल में मैं फंस चुकी थी, वो मेरे लिए सुहाने रू बन गई थी। मैं रोने लगी। पत्थर की तो मैं भी नहीं थी। एक फितरी सा रिश्ता था। जितनी मेरी मोहब्बत के मुतमनी इलियास थे, मैं भी थी, लेकिन बस मजबूरी मेरे आड़े आ गई थी। उसके बाद से इलियास ने मुझसे बातचीत खत्म कर दी। वो बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखते थे। एक बार उनके ऑफिस के कपड़े मैं प्रेस करने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिए। कहने लगे, तुम्हें मेरे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर उन्होंने अपने कपड़े अपनी खाला की बेटी राबिया को दे दिए। नाश्ते का भी उसे कहने लगे। मैं बेचैन सी होकर रह गई। इलियास का रवैया शायद मेरे साथ ठीक ही था। वो कब तक मेरे साथ नरमी बरत सकते थे? लेकिन मेरी उस वक्त बनाई जब मैंने राबिया को इलियास के आगे पीछे घूमते देखा। वो बड़ी खुशी से दौड़ दौड़ कर इलियास के सारे काम कर रही थी। हैरत मुझे ये देखकर हुई कि शाम को जब इलियास ऑफिस से वापस आता था, उस वक्त राबिया नई दुल्हनों की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी। जैसे इलियास अंदर आता, उसके हाथ से लैपटॉप का बैग थाम लेती। वो काम जो मेरी जिम्मेदारी थी, वो बड़ी खुशी सलूबी से निभा रही थी, और मेरे अंदर तो गोया आग सी लग गई थी। लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि इलियास खुद उसे अहमियत दे रहा था, उसे मुझ पर फौकियत दे रहा था। शायद इसलिए जो वो चाहता था वो मैं पूरा करने से कासिर थी। बात यहीं तक महदूद नहीं थी। एक बार रात के टाइम मेरी आंख खुली तो मुझे लाउंज से बातों की आवाजें आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सामने चाय के 2 कप भी पड़े थे। मुझे देखकर राबिया की हंसी को तो ब्रेक लग गए, लेकिन इलियास बिल्कुल बेनियाज बैठे थे। वो फिर भी राबिया से बातें करते रहे, जैसे उन्हें मेरे होने ना होने से कोई परवाह ही ना हो। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, मेरा घर बर्बाद हो रहा था, लेकिन मैं शायद जिंदगी के उस दोराहे पर खड़ी थी जहां आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत इलियास को बताती तब भी मेरा घर बर्बाद होता, ना बताती तब भी। राबिया नामी लड़की मेरी जगह ले लेती। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सौतन का दुख नहीं। मेरे और इलियास में जो कुछ भी था, मैं नहीं चाहती थी कि राबिया दरमियान में आए। इसीलिए मैंने अपनी सास से कहा कि राबिया को काफी दिन हो गए हैं आए हुए, वापस कब जाएगी? मेरी सास कहने लगी, मैं भी इसे कह चुकी हूं कि अब तो तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम वापस चली जाओ। लेकिन ये इलियास है, ये उसे मना किए जा रहा है। ये सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। इलियास क्यों चाहते थे कि वो यहां से ना जाए? एक बार मैं किचन से बाहर आई तो वो दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर ठटक कर खड़ी हो गई। उनके बीच होने वाली बातें ही कुछ ऐसी थी, मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। मैं नहीं जानती थी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस राज से भी पर्दाफाश हो चुका था। मैं शायद इस खुशफहमी में थी कि इलियास मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही थी, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था उसके बाद मेरे दिल में ये खुशफहमी खत्म हो चुकी थी कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है। शायद ये शादी उसकी कोई मजबूरी थी, वरना मोहब्बत उसे राबिया से थी, और राबिया उसके कहने पर ही यहां रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी मैंने नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई, कहने लगी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात मैंने रोकर गुजारी थी। रात 2 बजे मुझे ड्राइंग रूम से सरगोशियों की आवाजें आने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। इलियास राबिया की बाहों में। एकदम से मेरी आंख खुली। मेरा सांस बुरी तरह से चल रहा था। मैं पसीने से शराबूर हो चुकी थी। शुक्र है जो कुछ मैंने देखा था वो एक ख्वाब था। मैं उठकर फौरन से अपने कमरे से बाहर निकली
लाउंज में खामोशी का राज था। मैं ड्राइंग रूम में आ गई। इलियास अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहे थे। मैं रोते हुए उनके पास बैठ गई। वो मुझे देखकर परेशान से हुए। कहने लगे, क्या बात है, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, इलियास, आप आज के बाद राबिया से बात नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहले तो वो कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कहने लगे, क्यों ना करूं बात? मैंने कहा, आपके दिल में राबिया थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने? वो कहने लगे, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने राबिया की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का असीर हो गया। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है, इसीलिए मैं राबिया से शादी करना चाहता हूं। ये सुनकर मेरा दिमाग ही चकरा गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यूं बर्बाद नहीं कर सकते। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। इलियास, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले आए। कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। कहने लगे, बस यही सुनना चाहता था मैं। मुझे यही जानना था कि तुम्हारे दिल में कौन है। इसलिए मैंने राबिया की मिन्नत की थी कि वो मेरे साथ मिलकर ये ड्रामा करे। अनीला, राबिया मेरी सगी बहन है। खाला की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए अम्मी ने राबिया को उन्हें दे दिया था। ये बात मेरे लिए एक नया इंकशाफ थी। फिर बोले कि तुम्हारी दूरी ने मुझे बेहद परेशान कर दिया था। मुझे लगा तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। इसलिए मैंने राबिया के साथ मिलकर ये ड्रामा किया था और आज तुम्हारे इजहार ने मेरे अंदर एक इत्मीनान सा भर दिया है। शायद तुम्हारी मुझसे दूरी एक फितरी हिचकिचाहट थी। इलियास मेरे पास आने लगे, लेकिन इस बार मैं उन्हें रोक नहीं पाई क्योंकि वो अपनी जुबान से इजहार कर बैठी थी। पूरी रात मेरी खौफ में गुजरी थी कि जिस दिन मेरा सच इलियास को पता चल गया, वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। बहरहाल मेरी संगत पाकर इलियास बेहद खुश थे। कुछ दिनों बाद राबिया भी वापस चली गई। बस मेरा दिल हर वक्त खौफ की जद में रहता था कि जब मेरी सच्चाई का इल्म इलियास को होगा तब मेरा क्या होगा। हमारी शादी को माह गुजर गए थे जब एक बार मेरी सास खाने के दौरान कहने लगी कि इलियास, अब मुझे जल्द ही पोते या पोती की खुशखबरी भी सुना दो। ये सुनते ही मेरे हल्क में तो जैसे नवाला फंस कर रह गया। मैंने पानी पीकर नवाला अंदर उतारा। मेरी भूख ही मिट चुकी थी। इलियास अलबत्ता मुस्कुराते हुए अपनी मां को तसल्ली दे रहे थे। कुछ माह बाद ही इलियास अपनी वालदा के इसरार पर मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गए। उसने बहुत से टेस्ट लिख कर दे दिए। मेरा दिल बेहद बेचैन था। जो भी हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने डरते डरते इलियास से कहा कि अम्मी को बच्चों की इतनी भी क्या जल्दी है। वो मेरा हाथ थाम कर बोले, अनीला, बच्चे मुझे भी बहुत पसंद हैं। मैं तो चाहता हूं अल्लाह मुझे जुड़वां बच्चे दे। उनकी बातें मेरा दिल हलाने के लिए काफी थी। जो हकीकत मेरी वालदा ने मुझे बताई थी, मैं जानती थी कि मैं ये नेमत उन्हें नहीं दे सकती। और जिस दिन ये बात इलियास को पता चल गई, वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। वो मुझे कभी भी इस हकीकत के साथ कबूल नहीं करेगा। फिर वो वक्त भी आ गया जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। उस दिन मेरी रूह जैसे मेरे वजूद से निकल रही थी। जिस तरह डॉक्टर बार बार कभी मेरे चेहरे की तरफ देखती, कभी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन की तरफ, मेरी जान ही थी जो कतरा कतरा निकल रही थी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने डॉक्टर की मिन्नत की कि वो मेरे बारे में मेरे शौहर को कुछ ना कहे, लेकिन वो कहने लगी, हमें ये हुक्म नहीं है। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा। ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। बेहतर है कि आप अपने आप को खुद सच बता दें। मैं उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी रिपोर्ट इलियास तक पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही लेडी डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी तो मुझे हैरत से देखने लगी। मैं यूं थी कि बेजान बुत। मेरा सच इलियास को पता चल चुका था। इलियास के बदलते तासुरात और बदलती रंगत मेरी जान निकाल रही थी। घर जाते ही मेरी सास इलियास से मेरी रिपोर्ट्स के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगे, अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। मैं अपने कमरे में चली गई। उस वक्त मेरी बदहवासी अरूज पर थी। मेरी जान निकली हुई थी। इलियास न जाने कमरे में आकर मुझे कौन सी सजा सुनाने वाले थे। इलियास जब कमरे में आए तो उनकी आंखें लाल सुर्ख थी। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। मेरे आंसू बह रहे थे।
मेरे पास आकर बैठ गए। कुछ देर मुझे खामोशी से देखते रहे। उन्होंने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नजरों से जैसे सब कुछ कह रहे थे कि इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपा। मैं बस मुसलसल आंसू बहा रही थी, खुद को कातबे तकदीर के हवाले कर दिया था। इलियास कहने लगे, बस एक बात बता दो अनीला, क्या तुम ये बात पहले से जानती थी? मैंने नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा, मेरी अम्मी ने मुझे शादी की रात निकाह के बाद ये बात बताई थी। यही वजह थी कि मैं आपको अपने करीब आने से रोकती थी, ताकि आप ये सच जानकर मुझे तलाक ना दे दो। ये कहकर मैं रोने लगी। वो कहने लगे, तुमने अच्छा नहीं किया नीला, तुम जानती थी मैं इकलौता हूं, मेरी माँ को मेरी औलाद चाहिए। तुम्हारी अम्मी अगर सच से वाकिफ थी तो उन्होंने हमें अनजान रखकर गलत किया है। ये कहकर इलियास कमरे से बाहर निकल गए। पूरी रात वो कमरे में नहीं आए। मेरी वालदा ने मुझे शादी की रात रोते हुए ये बताया था कि मैं बांझ हूं, मैं कभी भी मां नहीं बन सकती थी। फिर मुझसे ये भी कहा था कि जितना हो सके मैं इलियास से दूर रहूं, क्योंकि वो मुझसे ताल्लुक कायम करेगा तो जाहिर है फिर बच्चे का मुतालबा भी करेगा, और उसके इलाज के लिए जब भी मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा तो यह हकीकत उस पर आश्कार हो जाएगी। और आज वो हो चुका था। मैं फूट फूट कर रोती रही, लेकिन वो एक बार भी मेरे आंसू पूंछने नहीं आया। सुबह तक मैं समझ चुकी थी कि वो मुझे क्या फैसला देने वाला है। जब मैं सुबह कमरे से बाहर निकली तो इलियास अपने ऑफिस जा चुका था। पूरा दिन मेरा बेचैनी से गुजरा था। जब वो घर वापस आया तो उसके चेहरे पर भी उदासी सी छाई हुई थी। उसने रिपोर्ट्स पकड़ी हुई थी जो सास के सामने रख दी। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। लेकिन फिर मुझे इल्म हुआ कि मेरी सास बिल्कुल अनपढ़ है। कहने लगी, इलियास, मुझे इनका क्या पता कि क्या लिखा है, मुझे बताओ। इलियास कहने लगे, मैं आपको कभी भी वारिस नहीं दे सकता अम्मी, क्योंकि मेरे अंदर ऐसे जरासीम ही नहीं है कि मुझे औलाद हो सके। ये कहकर वो रोने लगा। मेरी सास के गले लग गया। कहने लगा, अम्मा, मैं भांज मर्द हूं, खुदा के लिए मुझसे दोबारा औलाद का मत कहिएगा। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं सिवाय औलाद के। ये सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया। इलियास ने हर बात खुद पर ले ली थी और मुझे हर चीज से बरीउल जिम्मा कर दिया था। मेरी सास भी रो रही थी और मैं हक्का बक्का अपने शौहर को देख रही थी। ये मर्द का कौन सा रूप था जो मेरे सामने इलियास की सूरत में था। मेरी सास ने आंसू बहा लिए तो कहना लगी, कोई बात नहीं, हम यतीम खाने से कोई ना कोई बच्चा ले लेंगे और उसे अपना समझकर पाल लेंगे। लेकिन तुम अपना दिल बुरा मत करो, मैं कभी तुम्हें दोबारा औलाद के लिए नहीं कहूंगी। कमरे में आकर इलियास बेड पर बेजान सा होकर बैठ गया था। मैंने जमीन पर बैठकर उसके पांव पकड़ लिए और रोने लगी। मैंने कहा, ये आपने क्या किया? मेरी खामी को अपने नाम ले लिया। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा और अपने पास बिठाया। कहने लगे, मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और हमारे अंदर के ऐब को लिबास भी छुपा लेता है। तुम मेरा लिबास हो अनीला, तुम्हारा ऐब मेरा ऐब है और मेरी खूबी तुम्हारी। मैं ये नहीं कहता कि ये सब मेरे लिए आसान था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता था। तुम्हारा कसूर नहीं है। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब औरत हूं जिसे इलियास जैसा शौहर मिला। मियाँ और बीवी का रिश्ता सब रिश्तों की बुनियाद और इंतहाई अहम है। खानदान मुआशरे की बुनियादी इकाई और उसके बिगाड़ या सवार का अहम जरिया है। यहाँ हकूक फराइज की बात नहीं हो रही, बल्कि इस रिश्ते को मजबूत बनाने वाले अनासर जेर बहस हैं। मेटेरियलिस्टिक दौर में हर नौजवान महज खूबसूरत बीवी और हर दोशीजा अमीर कबीर साथी की तलाश में है। अगर यही दो असूल जिंदगी का साथी चुनने के लिए अहम होते तो आज बात नाखुशगवार बाहमी इज़्दवाजी ताल्लुकात, लड़ाई झगड़े और फिर अदालतों में अलहदगी के लिए गए लातदाद केसेस तक ना पहुंचती और खूबसूरती या दौलत पर इक्तफा किए हुए जिंदगी गुजार दी जाती। जीवन साथी चुनने से पहले किसी मैरिज काउंसलर या आलम दीन से मुशावरत जरूरी है। दूसरी तरफ जो दो शरीक हयात अपने रिश्ते से मुखलिस हैं और इस खालिस अल्लाह की रजा के लिए उसको निभाने की तगदो कर रहे हैं, वो काबिल तहसीन है। नाज़रीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।